नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद भी हैं। दिल्ली में वक्फ बिल को लेकर के सियासत ज़ोरदार गरमाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं और एक के बाद एक लगातार याचिकाएं दाखिल हो रही है। ऐसे में इस मुद्दे पर जमकर राजनीति भी हो रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम मुस्लिम संगठन सड़क से लेकर के कोर्ट तक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद ने कहा है कि हम वक्फ बिल को लेकर के अलग अलग तरह से केस दर्ज कराएंगे और सुप्रीम कोर्ट में दरवाज़ा खटखटा करके इस बिल को वापस कराएंगे। हालांकि इस मामले को लेकर के राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि देश में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से तानाशाही लगातार जारी है। एक वर्ग को दबाने और कुचलने का काम किया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी जमकर बीजेपी की केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वक्फ बिल को लेकर के सभी इंडिया ब्लॉक की पॉलिटिकल पार्टी लगातार बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही हैं। सभी का कहना यह है कि वक्फ बिल के ज़रिए गरीब मुसलमानों की प्रॉपर्टी हथियाने का काम ये सरकार कर रही है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के लगातार राजनीतिक माहौल इसलिए गर्म है चूँकि इसमें कई पॉलिटिकल पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और जो पॉलिटिकल पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं वो ये आरोप लगा रही हैं कि इस वक्फ बिल के ज़रिए वक्फ बिल को पास कराकर अब उन प्रॉपर्टियों को बीजेपी और बीजेपी सरकार के जुड़े लोग अपने दोस्तों को देंगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी जमकर वक्फ बिल को लेकर के बीजेपी को घेरा। हालांकि कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने भी कहा कि वक्फ हमारी प्रॉपर्टी हैं जो हमें इस्लामिक और शरीयत के हिसाब से कानूनी रूप से मिलती हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। इस पूरे मामले को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट क्या आगे फैसला देता है ये तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन इस पूरे मामले पर पूरे देश के अंदर राजनीतिक माहौल बेहद गर्म नज़र आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में तीखी चुभती तेज गर्मी ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है और दिल्ली वासियों को जिस बात का डर था वो घड़ी आखिरकार आ चुकी है। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी अब अपना तांडव करती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली में सोमवार को पहली हीट वेव दर्ज की गई है। मौसम विभाग की तरफ से जो टेम्परेचर सामने आए हैं, जो तापमान बताए गए हैं, वो सोमवार को जो अधिकतम तापमान का दिल्ली का वो तकरीबन 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और सोमवार को दिल्ली में इस सीज़न की पहली लू चली है जिसने लोगों का जीना बेहाल कर दिया। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया था उसके अनुसार दिल्ली में सोमवार से अगले 2 दिन तक यानी बुधवार तक आप कहेंगे तो दिल्ली में लू चलने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई थी और ये स्थिति हमें देखने को भी मिल रही है। आज सोमवार है और आज भी दिल्ली एनसीआर के आसमान में तेज तीखी धूप खिली हुई है जो आप अपने कैमरे पर देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा बलदेव से दिखाएं कि कितना क्लियर दिल्ली का आज है आसमान दिख रहा है और तेज़ धूप जो है वो सीधा लोगों के ऊपर पड़ रही है और इसी को लेकर मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया था पहले ही कि दिल्ली में सोमवार से लेकर बुधवार तक जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी जो तापमान है दिल्ली का वो 40 डिग्री सेल्सियस आपको दिखाई दे रहा होगा और लिखा है कि जो फील हो रहा है वो तकरीबन 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। यानी गर्मी ने अभी से ही अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया है और यही जो सिलसिला है वो दिल्ली के साथ साथ जो एनसीआर का इलाका है और साथ ही उत्तर भारत के जो ज़्यादातर इलाके हैं वहाँ पर भी मौसम विभाग ने जो लू चलने की संभावना जताई थी। आपको बता दें कि गुजरात के साथ साथ राजस्थान में मौसम विभाग की तरफ से गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया था और मौसम विभाग का कहना था कि यहाँ पर भी जो है वो लू चलने की संभावना जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ सकती है। और ये सिर्फ मैदानी इलाकों में नहीं है कि गर्मी अपना प्रकोप दिखा रही है, बल्कि अगर आप हिमाचल प्रदेश में देखेंगे जो कि पहाड़ी इलाका है वहाँ पर भी मौसम विभाग की तरफ से लू चलने की संभावना जताई गई है। हालांकि जो ये गर्मी है इससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जल्दी दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने बताया कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालय पर आज से सक्रिय हो चुका है जिसका असर पश्चिमी हिमालय के साथ साथ पूर्वोत्तर के जो राज्य है वहाँ पर भी देखने को मिलेगा और दिल्ली में भी इसका असर जो है वो देखने को मिल सकता है। 9 तारीख के बाद
से दिल्ली में 1-2 डिग्री सेल्सियस की जो मौसम में परिवर्तन है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है और इस बार ज़्यादा गर्मी पड़ने की भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से उत्तर भारत के कई राज्यों में जताई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। पंजाब के जलंधर में बीती रात पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया के घर पर हुए ग्रेनेड हमले को लेकर पंजाब पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर इस पूरी गुत्थी को सुलझा लिया है और इस मामले में पंजाब पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा भी कर दिया है। आज पंजाब पुलिस के एडिशनल DGP RP शुक्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि ग्रेनेड हमले के करीब 12 घंटे बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान रविंदर कुमार और सतीश कुमार के रूप में हुई है और दोनों आरोपी जो थे वो जलंधर के रहने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए पुलिस ने यह बड़ा दावा किया है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का सीधे तौर पर हाथ है और इस पूरे घटनाक्रम को कहीं ना कहीं ISI की तरफ से फंडित करके उसको एक तरीके से साजिश ISI की तरफ से रची गई थी और इस घटना के पीछे जो इंटरनेशनल आतंकवादी हैं शहजाद भट्टी और जिशान अख्तर, उनका नाम भी कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि अहमदाबाद के अंदर जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई वहां पर गुजरात की जेल के अंदर बंद है और जो शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई की इस पूरे मामले को लेकर बातचीत भी हुई थी और इस बातचीत के बाद इस पूरे हमले की साजिश रची गई है। यानी कि पंजाब पुलिस ने अब यह भी दावा कर दिया है कि इस हमले के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का सीधे तौर पर हाथ हो सकता है। हालांकि उन्होंने कहा ये पूरा जांच का विषय है और इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। इसके साथ ही पंजाब पुलिस ने इस हमले के लिए जो प्रयोग में ई-रिक्शा जो लाया गया था उसको भी अपनी कस्टडी में ले लिया, उसको बरामद कर लिया और साथ ही इस मामले को लेकर अब गहनता के साथ जांच की जा रही है और पाकिस्तान और ISI के लिंक को भी पंजाब पुलिस पूरी गंभीरता के साथ, पूरी गहनता के साथ इस मामले को टटोल रही है। हालांकि इस मामले को लेकर राजनीति भी जरूर खूब हुई है, लेकिन पंजाब पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ग्रेनेड हमले की गुत्थी को सुलझा लिया है। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। लखनऊ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने आज विशेष बैठक की। बैठक में पिछले वर्ष के कर से हुई अतिरिक्त आय को लेकर के उन्होंने लखनऊ वासियों को और साथ ही साथ अपने विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को शाबाशी दी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कर्मचारियों ने टैक्स को लेकर के काम किया, टैक्स को बढ़ाने को लेकर के काम किया और लगातार कैंप में रहे, छुट्टियों पर भी लगातार काम करते रहे, ये अपने आप में उत्साहवर्धक है और जिसका उदाहरण है कि आज राजधानी लखनऊ में जोन के हिसाब से अगर बात करें तो सभी जोनों में जोन 8 अव्वल रहा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि लखनऊ नगर निगम लगातार करदाताओं को अन्य मदों में कर जमा करने पर छूट देता है, जैसे कि अगर वो ऑनलाइन टैक्स जमा करते हैं तो 10% की छूट है और अगर कैश काउंटर से कैश जमा किया जाता है टैक्स से रिलेटेड तो 8% की छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अब व्हाट्सएप के माध्यम से घर बैठे भी आप टैक्स को जमा कर सकते हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी बात कहते हुए कहा कि अब किसी भी प्रकार से टैक्स से संबंधित जानकारी आपको अपने व्हाट्सएप पे मिल जाएगी या LMC की जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएगी। तमाम इन बातों के साथ राजधानी लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने लखनऊ के समस्त राजधानी वासियों को और कर्मचारियों अधिकारियों को भी शाबाशी दी। उन्होंने कहा कि हम लखनऊ को किस तरीके से विकसित करेंगे, लखनऊ वासियों को किस तरीके से नगर निगम की सुविधाओं से लैस किया जाए, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। मुख्य कर निर्धारण अशोक सिंह से भी उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से जो न्यू असेसमेंट हैं वो अपने काम को किस तरीके से कर रहे हैं। नए असेसमेंट जल्द से जल्द नगर निगम की सीमाओं में आने वाले भवनों को नियमित किया जाए, उनका असेसमेंट किया जाए, म्यूटेशन में आ रही समस्याओं का समाधान किया जाए। इन तमाम बातों के साथ लखनऊ नगर निगम में नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने आज बैठक करी। बैठक पूरी तरीके से वर्चुअल थी, जिसमें सभी अधिकारी और कर्मचारी ऑनलाइन इस पूरी मुहिम से जुड़े। ये कहा गया है कि आने वाला जो वित्तीय वर्ष है उसमें जो बजट है उसको और अधिक बढ़ाया गया है और किस तरीके से इस बजट को
बजट को किस तरीके से पाया जाएगा, इस बजट जो उद्देश्य रखा गया है उस बजट को किस तरीके से पूरा करने के लिए काम किया जाएगा, इसको करने के लिए लखनऊ नगर निगम के समस्त कर्मचारी अधिकारी अभी से कार्य करना शुरू कर दें। इन तमाम बातों के साथ लखनऊ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने आज सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और लखनऊ वासियों को बधाई दी पिछले वर्ष की टैक्स की उपलब्धि के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। राणा सांगा को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा बयान दिया गया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं छत्री जो संगठन हैं उनके अंदर विरोध भी देखने को मिला है। जिस तरह से तमाम जो छत्री संगठन के लोग हैं आज राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर एकत्र हुए और कहीं ना कहीं प्रदर्शन में लालजी सुमन के खिलाफ विरोध देखने को मिला है। लगातार छत्री संगठन को का आरोप है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में जो नेता हैं उनके बयान बिगड़े बोल की तरह हैं और लगातार कहीं ना कहीं करणी सेना की बात हो या तमाम अन्य जो छत्री संगठन हैं वो आज एक कहीं ना कहीं लामबंद हुए एक साथ और राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे से मुख्यमंत्री आवास के तरफ जाने की कोशिश की गई और ऐसे में प्रशासन के लोगों ने कहीं ना कहीं करणी सेना और तमाम जो छत्री संगठन के लोग थे, पदाधिकारी थे, उनको हिरासत में लिया गया। उसके बाद बस के द्वारा उनको इको गार्डन भेजा गया। लगातार आम जनमानस में कहीं असुविधा ना हो इस बात को लेकर जो पुलिस प्रशासन और अधिकारी थे लगातार कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग कर रहे थे कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे आम जनमानस को असुविधा हो। तो कहीं ना कहीं जो तमाम छत्री संगठन का जो विरोध था आज वो देखने को मिला है और कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए तमाम जो अधिकारी थे उन्होंने जो छत्री संगठन के पदाधिकारी हैं, जो उसके कार्यकर्ता हैं, उनको हिरासत में लिया गया। उसके बाद उनको इको गार्डन भेजा गया है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या आने वाले समय में जिस तरह से राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद ने बयान दिया, अब बयान के बाद से लगातार छत्री संगठनों में नाराजगी है। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ कार्रवाई होगी और किस तरह छत्री संगठन अपने आप को रोक पाता है इन तमाम चीज़ों को लेकर। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK 24/7 लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्ट और मैं हूं धनराज गर्ग राजधानी देहरादून से और बात करेंगे उत्तराखंड के जाम को लेकर, क्योंकि लगातार उत्तराखंड के अंदर जाम का झाम देखने को मिलता है और लगातार जाम की स्थिति राजधानी देहरादून की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं बस से बदतर होती हुई नज़र आती है, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि जो सड़कों पर जाम है वो इस कदर है कि लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है और 2-2 घंटे जाम में उनको लगा रहना पड़ता है। लेकिन इस जाम से निमटने के लिए कहीं ना कहीं अब SSP अजय सिंह और इसके साथ ही जिलाधिकारी सविन बंसल सख्त होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही अधिकारी कहीं ना कहीं सड़कों पर निकलकर लगातार इस तरह की जो जगह हैं जहां पर जाम की स्थिति बनती है उनका निरीक्षण कर रहे हैं और जो कर्मचारी हैं या फिर कहा जाए जो अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं निर्देश भी देते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से इस जाम से निजात मिल सके। और मैं देखिएगा कि जो जिलाधिकारी सविन बंसल हैं उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि राजधानी देहरादून के अंदर 11 जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर जो लाइटें नहीं थी, यानी कि रेड लाइट नहीं थी, वहाँ पर रेड लाइट लगाई गई हैं। इस जाम से निमटने के लिए पुलिस प्रशासन को सख्त किया गया है। इसके साथ ही जो CCTV कैमरे हैं वो भी लगाए गए हैं ताकि जाम की स्थिति अधिकारियों को पता चल सके और जल्द से जल्द वहाँ पर जाम की जो स्थिति बनती है वो ना बन सके। और इसके साथ ही देखिएगा कि सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, जाम जो लगता है वो सिर्फ कहीं ना कहीं फुटपाथ पर बैठे हुए अतिक्रमण करने वाले लोगों के कारण भी कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बनती है। जो रेडी ठेली वाले हैं उनसे जाम की स्थिति बनती है, उन पर कहीं ना कहीं सख्त रवैया अब अपनाने की बात जिलाधिकारी की तरफ से की गई है। और पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं जो फुटपाथ पर बैठा हुए लोग हैं उनको हटाने का काम कर रहा है, अतिक्रमण हटाने का काम कर रहा है ताकि जो जाम है वो ना लग सके और लोग आराम से कहीं ना कहीं अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए कि तमाम जो राजधानी देहरादून की यदि मैं बात करूं तो पार्किंग की समस्या सबसे अधिक आती है कि गाड़ियों की पार्किंग
पार्किंग नहीं मिलती है और लोग गाड़ियां सड़कों पर लगा देते हैं, जिसके कारण भी कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बनती है। अब ऐसे लोगों पर भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे लोगों की गाड़ियों को क्रेन से टू चैन कर कहीं ना कहीं सीओ ट्रैफिक में खड़ी की जा रही है, ताकि आगे आने वाले समय में वो इस तरह का जाम ना लगाएं, गाड़ियां अपनी सड़कों पर ना खड़ी करें। तो कहा जा सकता है कि जाम से निपटने के लिए अब प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड के ऋषिकेश नगर निगम में नगर आयुक्त और महापौर के बीच चल रहा विवाद पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के हस्तक्षेप के बाद समाप्त हो गया। आपको बता दें कि ऋषिकेश नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर शंभू पासवान और वहाँ के नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी के बीच विवाद चल रहा था। एक तरफ जहाँ महापौर का ये आरोप था कि नगर आयुक्त उन पे कई तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं, काम में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उन्होंने नगर आयुक्त के खिलाफ बोर्ड की बैठक भी बुला ली थी। लेकिन जब पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को इस बात का पता चला तो उन्होंने दोनों के बीच मध्यस्थता की और दोनों को अलग अलग बुला के अपने कैंप ऑफिस में उनसे बातचीत की और बातचीत के बाद मामला सुलझता हुआ नज़र आ रहा है। नगर निगम ऋषिकेश को बने हुए लगभग 10 साल होने को है। यह उसका दूसरा कार्यकाल है नगर निगम का और उसके दूसरे महापौर के तौर पे बीजेपी के शंभू पासवान वहाँ से मेयर निर्वाचित हुए हैं। लेकिन जब से शंभू पासवान वहाँ से मेयर निर्वाचित हुए हैं तब से उनको लेकर के तरह तरह की अफवाहें भी चल रही हैं। इसके तहत ताज़ा अफवाह के तहत शंभू पासवान को ऐसा लगा कि उनकी गाड़ी में GPS लगा हुआ है और उस GPS को लेकर के भी उनकी आपत्ति थी, जबकि नगर आयुक्त का कहना है कि ऋषिकेश नगर निगम अभी नवगठित नगर निगम है और उसके पास अभी नई गाड़ी खरीदने का फंड नहीं है, बजट नहीं है और इस वजह से शायद शंभू पासवान और उनके बीच विवाद पैदा हो रहा था। इसको देखते हुए जहाँ नगर आयुक्त 1 अप्रैल तक छुट्टी पे चले गए थे, 1 अप्रैल से लगातार वे छुट्टी पे चल रहे थे, लेकिन पूर्व मंत्री के हस्तक्षेप के बाद, जो कि पूर्व मंत्री वहाँ के स्थानीय विधायक भी है, उनके हस्तक्षेप के बाद अब दोनों ही व्यक्तियों में सुलह होती हुई दिखाई दे रही है और लगता है कि बोर्ड अब अपना काम सुचारू रूप से करेगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने विधायक निधि से 18 करोड़ रुपए नगर निगम को काम करने के लिए दिया है और इसके लिए उन्होंने मेयर और नगर आयुक्त को अपने कैंप कार्यालय बुलाया था, उनसे बातचीत की थी और उन्होंने कहा कि विकास कार्य बहुत तेज़ी से होंगे। दोनों ही व्यक्ति आपस में काफ़ी सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे और नगर निगम के विकास को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन शंभू पासवान के इस रवैये से जहाँ पे स्थानीय पार्षद भी काफ़ी परेशान से नज़र आ रहे थे, वहीं नगर आयुक्त के इस तरह छुट्टी पे चले जाने से लोगों को लग रहा था कि ऋषिकेश नगर निगम का जो कार्य है काफ़ी प्रभावित होगा। लेकिन मंत्री के हस्तक्षेप के बाद ये मामला सुलझ गया है और पूरी उम्मीद है कि नगर निगम का जो बोर्ड है वो अपने तय कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से मेयर और नगर आयुक्त के बीच विवाद की स्थिति बनी वह लोगों में चर्चा का विषय रही और लोगों को ये आशंका थी कि इस तरह का अगर गतिरोध बना रहा दोनों व्यक्तियों के बीच में तो नगर निगम का जो विकास है वो प्रभावित होगा और इससे पूरे प्रदेश में भी एक गलत मैसेज जा रहा था। लेकिन जिसको देखते हुए पूर्व मंत्री ने हस्तक्षेप किया और मामला सुलझ गया है और पूरी उम्मीद है कि अब इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी और दोनों व्यक्ति मिलजुल करके नगर निगम के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि पूर्व मंत्री के इस हस्तक्षेप का कितना असर आने वाले समय में इन दोनों की कार्यशैली और विकास कार्यों पर दिखाई देता है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक बार फिर ट्रिपल मर्डर का मामला निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि रास्ते से महज ट्रैक्टर न हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था और जिसके बाद एक ही परिवार के 3 लोगों की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि पूर्व प्रधान सुरेश कुमार मोटरसाइकिल से जा रहे थे, रास्ते में पप्पू सिंह जो किसान नेता हैं उनका ट्रैक्टर खड़ा हुआ था
और जैसे ही पूर्व प्रधान सुरेश कुमार ने ट्रैक्टर हटाने का उनसे कही तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों में बहस छिड़ गई और बहस मारपीट में तब्दील हो गई। जिसके बाद जो दोनों परिवार हैं उनके लोग वहां पर पहुंच गए और सुरेश के परिवार के जो लोग हैं वो हथियार लेकर वहां पर पहुंच गए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। करीब 20 से 25 राउंड वहां पर फायरिंग की गई, जिसमें जो किसान नेता पप्पू सिंह हैं और उनका बेटा था अभय और उनका भाई, तीनों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और दहशत का माहौल है। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल और पीएससी बल तैनात किया गया है, जिससे कि ऐसी तस्वीर वहां देखने को न मिले। इस घटना के बाद जो ग्रामीण थे उन्होंने वहां पर जाम लगा दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो 3 आरोपी थे उनको अरेस्ट कर लिया है। साथ ही साथ जो मृतक हैं उनकी मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की है और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए 10 टीमें भी बनाई गई हैं। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है वो इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि ये जो मामला है पुरानी चुनाव की जो रंजिश है उससे जुड़ा हुआ है। सुरेश कुमार पूर्व में प्रधान रहे हैं और इस बार जो किसान नेता है मृतक, जो उनकी मां प्रधानी का चुनाव जीती थी, इसको लेकर दोनों में रंजिश भी चल रही है। इसी रंजिश के चलते आज ये ट्रिपल मर्डर की जो वारदात है वो देखने को मिली है। फतेहपुर से JK 24/7 न्यूज के लिए परवेंद्र लोधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद पुलिस लगातार लोगों को साइबर क्राइम से बचने के अलग अलग कार्यक्रम चला रही है, जागरूकता अभियान के माध्यम से हो चाहे फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हो, लेकिन उसके बावजूद भी लोग साइबर क्राइम के मामलों में लगातार फंसते हुए नज़र आ रहे हैं और छोटे लालच के चक्कर में जो है लाखों की जो है चपत लगते हुए भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद के बल्लमगढ़ साइबर क्राइम थाना में एक मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोपियों पर जो है मामला जो दर्ज कराया गया उसमें कहा गया कि पैसे बढ़ाने और इन्वेस्ट कराने के नाम पर फेसबुक पर एक महिला मित्र के द्वारा उनको रिक्वेस्ट आती है और फिर उनसे जो है पैसे की इन्वेस्ट कराने के लिए लगातार मैसेज किए जाते हैं, जिसके बाद एक ग्रुप में उनको ऐड कराया जाता है और कहा जाता है कि आप अगर पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आपको पैसे डबल होकर भी मिल सकते हैं। इसी तरह के लालच देकर लगातार जो शिकायत करता है उसको ठगने का काम किया गया। एक बार 4 लाख, उसके बाद 7 लाख रुपए तक की जो है पेमेंट कराई गई, लेकिन जब शिकायतकर्ता ने पैसे को वापस कराने की बात रखी तो फिर कोई बातचीत होती हुई नज़र नहीं आई और कह दिया गया कि आपका खाता सील हो गया है। ऐसे में अब शिकायतकर्ता ने अपना जो मामला है वो थाना साइबर क्राइम बल्लमगढ़ में दर्ज कराया और जिसके बाद अब पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने का भी काम किया है। तीनों आरोपी जो है फरीदाबाद में एक दूसरे के दोस्त से संपर्क में थे और राजस्थान के रहने वाले थे, लेकिन उनकी ओर से जो जानकारी क्राइम पुलिस ने जो जानकारी जुटाई है अपराधियों से, उनमें निकलकर सामने बात जो आई है उसमें कहा यह गया है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति इस काम को करने का अंजाम देता था, लेकिन वो इस तरह के खातों को तलाश करता था जो दोस्त या फिर उसके संबंधी और अपने खाते में पैसे डालकर कमीशन देकर खाते से पैसे निकाल कर देने का काम करते थे। तो ऐसे में जो 2 अन्य युवा हैं वो पैसे देकर खातों से कमीशन निकालने का काम करते थे और इस तरह का चलन भी अब पिछले दिनों से लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसमें जो साइबर क्राइम के फ्रॉडी हैं वो कुछ ऐसे लोगों के पैसे जो है खातों में डालते हैं और फिर उनको निकालने की एवज में कमीशन देते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस अब इस तरह के अपराधियों को कब तक जो है पकड़ पाती है और इस साइबर क्राइम को रोक पाती है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 6 साल के मासूम बच्चे के साथ हुए बलात्कार को लेकर के सियासत जारी है। इस बीच पूरी घटना में उसका मास्टरमाइंड उसका सग्गा चाचा निकला। पूछताछ में उन्होंने जो उसके चाचा ने जो है अपना जुर्म कबूल कर लिया है और इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर के सियासत तो जारी है। इस बीच कांग्रेस जो है मैदान में आ गई है।
न्याय के लिए मैदान में आ गई है। कांग्रेस ने जो है 6 सदस्यीय टीम कमेटी बनाई है जो इस पूरे घटना की जांच है कि घटना कैसे हुई, क्या कारण था, ऐसे तमाम पहलुओं पर जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है जांच करने का फैसला लिया है। वही इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस ने जो है राज्य सरकार पर, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए मोर्चा खोल दिया है। पूरे प्रदेश स्तर पर जो है बड़े जिले पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतला दहन किया जा रहा है और कांग्रेस का कहना है कि जो सुशासन की बात बीजेपी कर रही है, ऐसे समय पर जो है खुद नारी शक्ति जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, ऐसे तमाम प्रकार के आरोप ले रहे हैं और पुतला दहन कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, किसी भी हाल पर जो है आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी जो भी कानून में सजा होगी वो सजा जो है उस आरोपी को मिलेगा। इसके साथ ही नया मोड़ आ गया है इस पूरे मामले को लेकर के 6 साल के बच्ची के साथ हुए बलात्कार को लेकर के दुर्ग के वकील संघ ने जो है केस लड़ने से इनकार कर दिया है और कोई भी वकील जो है केस नहीं लड़ने की बात कही है और आग्रह भी किया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासत तो जारी है, आरोपी भी जेल चल दिया है, लेकिन देखना यह होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के और कोई इस पूरे घटना पर कोई था कि उसके चाचा के साथ में कोई और मिली भगत थी। ऐसे तमाम पहलुओं पर जो है जांच जारी है, सियासत भी जारी है, लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर पीड़िता को न्याय कब मिलेगा और इस पूरे मामले पर आगे क्या होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू रही, JK24 न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ की धर्म आस्था और पवित्र नगरी रतनपुर में लगातार तालाबों में कछुए की मृत्यु होने का मामला सामने आ रहा है, जो चिंता का विषय भी है और लगातार लोगों में सनसनी फैली हुई है कि आखिर क्या मामला है जो लगातार तालाबों में कछुए मृत पाए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रतनपुर के कल्पेसरा तालाब में 4 कछुए की मृत होना पाया गया है, जिसमें कछुए के पैरों में और कछुए पूरे जाल से फंसे होने की बात कही जा रही है। वहीं इस तालाब में जो नगर पालिका के अधीन है यह तालाब और यहाँ बोटिंग भी की जाती है, जिसको लेकर लगातार लोगों में काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिरकार इस तरह की हरकत जो है करने वाला कौन है। वहीं कुछ दिन पहले ही रतनपुर महामाया मंदिर परिसर में 23 कछुओं की मौत हुई थी और तालाब में 23 कछुए मिले थे, जिसको लेकर के मंदिर परिसर के जो पुजारी हैं और नगर पंचायत क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं उन्होंने इस तरह के जो हरकत को लेकर शिकायत किया था। शिकायत के बाद 23 कछुओं की मौके पर जो है जांच की गई थी, तो जांच में पता चला कि मंदिर ट्रस्टी और कर्मचारी ही इसका आरोपी पाए गए थे, जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है। वहीं इस कल्पेसरा तालाब में जो 4 कछुओं की मौत हुई थी, इस मामले में अब वन विभाग जांच करेगी और इस मामले में जो आरोपी अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है, जिसको लेकर के जो है प्रशासन लगातार लगी हुई है कि इस तरह की जो हरकत धार्मिक क्षेत्र में और मंदिर परिसर में बना हुआ तालाब में इस तरह से जो हरकत करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होने की जो ग्रामीण मांग करे हैं, उसको लेकर के जो प्रशासन है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। विपत सारथी, JK24 न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। बिहार में इसी वर्ष अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में बिहार में कुछ नए चेहरे भी राजनीतिक में अपना भाग्य चमकाने के लिए उतरे हैं, जैसे कि प्रशांत किशोर। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी बिहार विधानसभा के चुनाव में अपने भाग को आजमाएंगे और पूरे बिहार विधानसभा हर सभी क्षेत्र में अपने उम्मीदवार को उतारा जाएगा।
इसी क्रम में बिहार के पूर्व IPS अधिकारी सुदीप लांडे ने आज प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी कि उन्होंने एक नई पार्टी की घोषणा की। उनके पार्टी का नाम हिंद सेना है। सुदीप लांडे बिहार में एक IPS अधिकारी रह चुके हैं और बिहार के सिंघम से नाम से बहुत ही प्रचलित थे। स्वच्छ छवि वाले IPS अधिकारी वो माने जाते थे। उन्होंने सितंबर 2024 में अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसको बिहार के राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफा को स्वीकार किया। उसके उपरांत आज राजधानी पटना में सुदीप लांडे ने एक प्रेस वार्ता किया, जिसमें अपनी नई पार्टी की घोषणा की। उनके पार्टी का नाम हिंद सेना पार्टी बताया जाता है। उन्होंने कहा कि चूँकि हमारे रग में, हमारे खून में, रग रग में हिंद बसा हुआ है, इसीलिए इस पार्टी का नाम हिंद सेना रखा गया है। उन्होंने बताया कि जो भी बिहार के युवक, जो भी स्वच्छ छवि वाले बिहार को बदलना चाहते हैं एवं बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं, वो हमारे पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि जो स्वच्छ छवि के हैं और बिहार को बदलना चाहते हैं, वो हमारी पार्टी से जुड़े। ऐसे देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव है, उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वो अपना भाग्य आजमाएंगे और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब देखा जाए तो विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा जिस प्रकार से तैयारियां पूरी की जा रही है, एक नई पार्टी हिंद सेना भी बिहार से अपनी पार्टी को उतारा जाएगा और सुदीप लांडे के द्वारा नए उम्मीदवार को बिहार विधानसभा के चुनाव में खड़े करेंगे। अब देखना होगा कि सुदीप लांडे बिहार के पूर्व IPS अधिकारी रह चुके हैं और स्वच्छ छवि वाले अधिकारी रह चुके हैं। अब इसको लेकर बिहार की राजनीति में एक नई मोड़ आएगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK24/7 न्यूज़ पटना। महाराष्ट्र के हर स्कूल में जय जय महाराष्ट्र माजा। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं इरशाद अहमद। अब राज्य की हर स्कूल में गूंजेगा जय जय महाराष्ट्र माजा। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा और प्रेरणादायक फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण शासन निर्णय जारी कर दिया है। अब राज्य की हर स्कूल शाला में जय जय महाराष्ट्र माजा, गर्जा महाराष्ट्र माजा गीत बजाना या गाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये गीत अब राष्ट्रीय गीत, परिपाठ और प्रार्थना के साथ ही हर स्कूल के दैनिक सत्र का हिस्सा होगा। ये गीत कवि राजा बड़े द्वारा लिखा गया था और इसे शाहिर साबड़े ने गाया था। 1 फरवरी 2023 को इस गीत को आधिकारिक राज्य गीत घोषित किया गया था। अब शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि इसे सभी माध्यमों की स्कूलों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। जय जय महाराष्ट्र माजा एक स्फूर्तिदायक और गर्व से भर देने वाला गीत है, जो महाराष्ट्र की वीरता, परंपरा और संस्कृति को दर्शाता है। इस फैसले से छात्रों में राज्य के इतिहास और महान व्यक्तित्वों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। शासन आदेश में ये स्पष्ट किया गया है कि स्कूल के दैनिक सत्र की शुरुआत में ये गीत बजाया या गाना गाया जाना अनिवार्य है। ये सभी शालाओं मराठी, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी और अन्य माध्यमों पर लागू होगा। तो अब महाराष्ट्र की हर सुबह इस गीत के साथ होंगी। बच्चों के दिलों में गौरव और संस्कृति की भावना के साथ ये गीत गाया जाएगा। क्या आप मानते हैं कि इस तरह के सांस्कृतिक कदम छात्रों के व्यक्तित्व विकास में मददगार होते हैं? कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK24/7 न्यूज, मुंबई।